जो हो सकता है आपको बुक्स में ना मिले। तो ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ सर गलत पढ़ा रहे हैं, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो 99% सही है। कई बार लिखने में बोलने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट अदरवाइज आपको मैं कंटेंट जो दे रहा हूँ वो बहुत ही सही है और बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए। क्लियर है? तो चलिए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, बट उससे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, products of electrolysis depends upon following factor। अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस से कुछ नई केमिकल स्पीशीज बनती हैं, जैसे सोडियम के आयन से बना सोडियम का एटम डिफरेंट है, क्लोरीन के आयन से बना क्लोरीन का एटम, और फिर उन क्लोरीन के एटम ने कंबाइन करके बनाया क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो मींस अब जो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं क्या ये हर बार सेम होते हैं कि NaCl की मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवाऊं, एक बार मैं करवाऊं एक्वस कंडीशन में, एक बार करवाऊंगा मोल्टन स्टेट में, क्या हर बार जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेम मिलेंगे? बोलिए। एक बार मैं मान लीजिए कॉपर सल्फेट को मैं डाइल्यूट फॉर्म में लूँ, एक बार कॉपर सल्फेट को मैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में लूँ, तो क्या दोनों बार प्रोडक्ट सेम होंगे? अच्छा, हो सकता है मैं इलेक्ट्रोड को चेंज कर दूं कि एक बार जो मैं इलेक्ट्रोड लेता हूं वो इनर्ट ले रहा हूं जो रिएक्ट नहीं करती, हो सकता दूसरी बार मैं ले सकता हूं रिएक्टिव जो रिएक्ट करेंगी। अब हर कंडीशन में क्या जो प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद जो हमारे को प्रोडक्ट मिलते हैं क्या वो हर बार सेम होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ते हैं जो डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस से हमारे को प्रोडक्ट्स मिलेंगे क्या। तो फर्स्ट वन हम पढ़ लेते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऑफ क्या? इलेक्ट्रोलाइट। फिजिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट एक्वस है या फिर मोल्टन है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट एक्वस है या फिर मोल्टन है। उसके बाद सेकंड हम लिखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयंस किस पे भी डिपेंड करता है कि आयंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल की फॉर्म में, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आयंस। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम यहां पे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कि जो इलेक्ट्रोलाइट का हमने सॉल्यूशन लिया है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन का मीन्स इसमें हम ले सकते हैं कि डाइल्यूट है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर कंसंट्रेटेड, कि हम दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन को ले सकते हैं कि डाइल्यूट करके, कंसंट्रेटेड करके। अब फोर्थ पॉइंट इसके अंदर होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कि जो हमने इलेक्ट्रोड ली है उनका नेचर कैसा है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मीन्स होता है कि इनर्ट है इलेक्ट्रोड, कि प्लेटिनम है, गोल्ड है, ऐसी, और रिएक्टिव है। और क्या है? रिएक्टिव। तो देखिए अभी मैंने बस आपको बताया है कि 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होंगे। क्लियर? तो अब इनको हम एक एक एग्जांपल के साथ हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताऊंगा कि ये जो कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयंस, इसका मीन्स है कि किसी आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, किसी आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, तो अब दोनों जब एक साथ प्रेजेंट होंगे तो अब कौन रिड्यूस करेगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा। ये मीन्स है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखते हुए ये पता लगेगा कि इन दोनों में से कौन सा आयन रिड्यूस होगा, कौन सा आयन ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर?
और उसी को हम डिस्चार्ज पोटेंशियल के टर्म में बता सकते हैं। तो मैं एक बार अभी आपको इनको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि डिस्चार्ज पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट कीजिए। वेरी गुड। देखिए अब इसके अंदर मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो पेशेंस के साथ इसको देखिए। आपने ये पॉइंट को नोट कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब देखिए, अब हम एक्सप्लेन करते हैं पहले दो चीजों को। इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको पजलिंग हो सकती है। अच्छा, बुक्स के अंदर जनरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज करके चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है ना, क्योंकि बेटर मेथड वो डिस्चार्ज पोटेंशियल से। तो हम पढ़ते हैं क्या, एक तो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एक है डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल दो टर्म है। अब इनमें पजल नहीं होना। देखिए क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं आपको बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा चुका। अब भी अगर किसी को नहीं पता है तो फिर तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिर भी मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं कि टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, ये सिंपली इसका मतलब क्या होता है कि कितना आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर कितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ये होता है अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? अब डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, डिस्चार्ज जो पोटेंशियल होता है उसका मीनिंग होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल मीन्स मिनिमम वोल्टेज, मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड, minimum potential required to discharge ion। ये मैंने आपको पहले बताया था कि आयन को डिस्चार्ज करने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए कम से कम, वो होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है? और ये है टेंडेंसी। क्लियर? अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? इनके बीच में आप मान लीजिए इनवर्स रिलेशन होता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको डिस्चार्ज पोटेंशियल उतना ही कम चाहिएगा, उसको डिस्चार्ज पोटेंशियल उतना ही कम चाहिए। एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक तो है Cu2 पॉजिटिव आयन और एक है H पॉजिटिव आयन, Cu2 पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन। अब इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, कॉपर से दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, कौन सा प्रोसेस हुआ? रिडक्शन। इसने भी ये कैटायन है, ये भी क्या करेगा? रिडक्शन। इसने एक इलेक्ट्रॉन को लेके बना हाइड्रोजन का एटम, दोनों की रिडक्शन हमने रिएक्शन लिख ली। अब इसके लिए जो पोटेंशियल है, इसके लिए जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? उसे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? तो देखिए, उस पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। और जो हाइड्रोजन है उसके लिए आपने पढ़ रखी है 0.00 वोल्ट, है ना, 0.00 वोल्ट। क्लियर है? तो देखिए, हमने दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू रखी। अब ये बताइए आप, इन दोनों में से किसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है? विच हैज हायर वैल्यू ऑफ ए इलेक्ट्रोड। तो आपने चेक कर लिया है। ओके, तो आपने चेक कर लिया किसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जादू। आप कहेंगे कि इन दोनों ही आयंस के लिए सर जो रिडक्शन पोटेंशियल, देखिए बात करो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन। अब इस रिएक्शन के लिए क्या कंसीडर करेंगे हम? रिडक्शन पोटेंशियल। तो किसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है? आप कहेंगे कॉपर। तो देखिए, इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इसकी ज्यादा है, इसी वजह से देयरफॉर इट हैज डिस्चार्ज पोटेंशियल वेरी वेरी लेस। कंपेरिजन किसके? इसके कंपेरिजन में, कि इसका अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है तो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल मिलेगा वेरी हाई। इस बात को समझिए, अगर किसी आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है तो उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा। अगर किसी आयन का रिडक्शन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई है तो उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल मिलेगा कम। मींस ऐसे आयन को रिड्यूस करवाने के लिए, इस आयन को रिड्यूस करवाने के लिए कम वोल्टेज देना पड़ेगा, इस आयन को रिड्यूस करवाने के लिए हायर वोल्टेज देना पड़ेगा। तो अब कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा? जिसके लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम है, इसके लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम है। तो अब इसकी डिस्चार्जिंग होगी, इसकी वैल्यू कम है, तो अब ये आयन क्या करेगा? डिस्चार्ज। अगर ये दोनों आयन एक साथ प्रेजेंट है तो किस आयन की रिडक्शन होगी? आप कहेंगे जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है या फिर जिस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इसको।
तो अब मैंने एक एग्जांपल बताया है रिडक्शन का, इसी तरह से मैं इसको ऑक्सीडेशन के केस में भी एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप्स का होता है। अब देखिए हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे, क्या जैसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया क्लोरीन आयन। अब ये जो क्लोरीन आयन है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनाता है क्लोरीन का एटम। अब इसके लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है, अच्छा ये वैल्यू मैं किस कंडीशन में बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है क्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए होती है 1.36 मान लेते हैं, 1.36 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ब्रोमीन आयन की, तो ब्रोमीन आयन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनता है ब्रोमीन एटम। अब इसके लिए जो, चलिए मैं लिख भी देता हूँ, स्टैंडर्ड कंडीशन में वैल्यू लिख रहा हूँ, ये क्या है 1.08 वोल्ट। क्लियर है। तो अब दोनों का हमने मेजर किया, कंपेयर किया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और कौन सा है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सी रिएक्शन लिखी है मैंने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैं लिख भी देता हूँ किसकी वैल्यू है ये, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। बट एक्चुअल जो वैल्यूज हैं ये अब इसकी हो जाएगी माइनस, ये भी हो जाएगी माइनस अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हम लिखते हैं, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 1.36, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है क्या 1.36। क्लियर है। तो अब मैंने जो माइनस साइन चेंज कर दिया, मैंने अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हो गई है। तो अब जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, आप कहोगे कि सर अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ब्रोमीन आयन का ज़्यादा है। किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, ब्रोमीन आयन का। इसी वजह से इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है, इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल वो मिलेगा कम, और इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल मिलेगा ज़्यादा। अब किससे ज़्यादा, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल इससे ज़्यादा। क्लियर है। तो जिस आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। क्लियर है। अब मैं कहूँ अगर मैंने इन दोनों आयन्स को ऑक्सीडाइज होने के लिए एक साथ छोड़ा तो कौन सा आयन ऑक्सीडाइज होगा, तो आप कहेंगे सर ब्रोमीन का होगा। किसका होगा, ब्रोमीन का। क्लियर है बात। अगर हम ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं दो टर्म्स के अंदर। पहली टर्म है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरी टर्म है डिस्चार्ज पोटेंशियल। अगर मैं कहूँ कि किस आयन का ऑक्सीडेशन इजीली होगा, तो आपको आंसर देना है दो तरीके से, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में, एक डिस्चार्ज पोटेंशियल के केस में। अगर अब आप आंसर दे रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में, तो द आयंस विच हैज higher value of electrode potential will oxidize faster। ठीक है। तो उसका ऑक्सीडेशन होगा फास्टर, जल्दी होगा। उसके बाद द आयन विच हैव लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल लेटर ऑक्सीडाइज, कि तो उसका जो ऑक्सीडेशन वो बाद में होगा। मीन्स इन दोनों के केस में जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन पहले, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम उसका ऑक्सीडेशन बाद में। क्लियर है। अब मैं इसी का आंसर देता हूं डिस्चार्ज पोटेंशियल के केस में। किसके केस में, डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब उल्टा हो जाएगा, अब जिसके डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा वो डिस्चार्ज नहीं होगा, जिसके डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम वो डिस्चार्ज होगा। तो द आयन हैविंग लेसर वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल विल फर्स्टली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। क्लियर है। तो आई होप आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कंफ्यूजन नहीं है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आंसर अपोजिट है, डिस्चार्ज पोटेंशियल में आंसर अपोजिट है। क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए। वेरी गुड। ओके, वीडियो अच्छी खासी लेंथ इसकी चल रही है, तो अभी तो काफ़ी लंबी ये वीडियो होने वाली है, बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसका कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर है। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं। एक फैक्टर मैंने लिखा था कि ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट की फिजिकल स्टेट अलग। इफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स देन प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स इलेक्ट्रोलाइसिस विल ऑलवेज बी डिफरेंट। कि अलग फिजिकल स्टेट है तो उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट भी डिफरेंट है। एक्वस कंडीशन में कुछ और प्रोडक्ट्स होंगे और
जो अपनी मोल्टन स्टेट है उसके अंदर कुछ और प्रोडक्ट्स होंगे। क्लियर? तो चलिए नोट करते हैं। हम पहला एग्जांपल पढ़ते हैं, इस कंसेप्ट को हम समझते हैं फर्स्ट एग्जांपल के साथ कि जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। आपकी बार जो हमने इलेक्ट्रोलाइट की फिजिकल स्टेट ली है वो कैसी ली है? मोल्टन। इंपॉर्टेंट है मोल्टन स्टेट। अब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या होगा। मोल्टन स्टेट के अंदर जो NaCl है, NaCl विल डिकम्पोज इनटू इट्स आयंस Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्लियर है? अब देखिए, अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डायग्राम मैंने आपको बताया था, चलिए मैं फिर से ड्रा भी कर देता हूं कि मैंने ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया, इसके अंदर मैंने भर दिया NaCl और NaCl लिक्विड, लिक्विड मीन्स मोल्टन। तो अब यहाँ पे मैं इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहा हूँ। क्लियर है? मैंने इसको बैटरी के साथ जोड़ रखा है। क्लियर? पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैथोड एनोड आपको पता है। अब यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर क्या किसी और स्पीसीज के आयंस प्रेजेंट हैं? आप कहेंगे सर नहीं, यहाँ पे सिर्फ वही आयंस प्रेजेंट हैं मोल्टन कंडीशन में। जब भी जो इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन कंडीशन में होगा तो सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ उसी के आयंस प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे कोई फंडा, यहाँ पे सिंपल फंडा है कि जो अब Na पॉजिटिव है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Na बना देगा, और जो Cl नेगेटिव है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और क्या बना देगा? Cl का एटम। क्लियर है? ये रिएक्शन कहाँ होती है? ये रिएक्शन हुई कैथोड पे, आपको पता है। उसके बाद ये रिएक्शन कहाँ होती है? ये रिएक्शन होती है एनोड पे। ये भी आपको पता है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा, रिडक्शन कैथोड के ऊपर, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड के ऊपर। यही एक्चुअल डेफिनेशन होती है। तो कैथोड पे रिएक्शन हुई, एनोड पे रिएक्शन हुई। अब क्या होगा? ऐसे ही दूसरा Cl नेगेटिव भी, ऐसे ही दूसरा Cl नेगेटिव, और दोनों Cl के जो एटम बने हैं अब ये बन जाएंगे Cl2। सेकेंडरी चेंज है ना, ये प्राइमरी चेंज, ये भी प्राइमरी चेंज, बट ये सेकेंडरी चेंज। मीन्स कैथोड के ऊपर हमारे को क्या मिली? सोडियम। कैसी स्टेट में मिलेगी? ये लिक्विड स्टेट में। कैसी स्टेट में मिलेगी? क्योंकि मोल्टन है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, लिक्विड स्टेट में। और एनोड के ऊपर हमारे को क्या मिला? क्लोरीन गैस। एनोड के ऊपर हमारे को क्या मिला? क्लोरीन गैस। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको, ये कैथोड थी, ये एनोड थी, ये एनोड थी, ये कैथोड थी। तो अब कैथोड के ऊपर हमारे को क्या मिला? सोडियम। एनोड के ऊपर हमारे को क्या मिला? क्लोरीन। तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl? इंपॉर्टेंट है कि मोल्टन NaCl में जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं। आप कहोगे कि एट कैथोड सोडियम एटम, एट एनोड क्लोरीन गैस। क्लियर? मीन्स मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलाइसिस से हम सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे को कैथोड पे सोडियम मेटल मिली है, उसके एटम्स हमारे को मिले हैं। बोले क्लियर है पॉइंट? वेरी गुड। अब हम इसको दूसरी जो फिजिकल स्टेट होती है एक्वस, उसके अंदर समझाते हैं। इसको नोट कीजिए। वेरी गुड, नोट कर लिया आपने, बहुत अच्छे। तो अब यहां तक तो फंडा बिल्कुल सिंपल है, समझ गया आप? वेरी गुड। अब देखिए, अब किस्सा कुछ और है। अब हम लेते हैं कैसी स्टेट? अब हम लेते हैं एक्वस स्टेट। एक्वस NaCl ले लेते हैं। एक्वस NaCl को, NaCl का कैसा सॉल्यूशन लिया हमने? एक्वस। इंपॉर्टेंट है एक्वस। फिजिकल स्टेट अप की बार क्या है? एक्वस कंडीशन है। अब क्या होगा? देखिए, एक्वस कंडीशन का मतलब होता है कि यहाँ पे एक तो प्रेजेंट होगा NaCl और दूसरा प्रेजेंट होगा वाटर। अब NaCl कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, और जो वाटर है वो स्लाइटली आयनाइज होता है। वो वाटर स्लाइटली आयनाइज होता है किसके अंदर? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। बोलिए क्लियर है? वाटर स्लाइटली आयनाइज, मैं लिख देता हूं, थोड़ा बहुत तो वो आयनाइज हो जाता है। स्लाइटली आयनाइज होके पूरी तरह तो नहीं आयनाइज होता है, डिसोशिएट नहीं होता है, क्योंकि आपको पता डिसोशिएशन किसके लिए टर्म यूज होती है? जिसके अंदर पहले से आयंस प्रेजेंट है। जैसे इसके अंदर ये डिसोशिएट होता है, बट ये इसके अंदर आयंस नहीं है, इसके अंदर आयन बनते हैं, तो उसको बोलते हैं आयनाइजेशन। तो वाटर की होती है आयनाइजेशन। कैसी? कंप्लीट नहीं, स्लाइटली, थोड़े से H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन बनाता है। इट मीन्स एक्वस जब भी कंडीशन होगी इलेक्ट्रोलाइट की, तो हमारे पास सिंपली जनरली दो तो होंगे कैटायन और दो होंगे एनायन। हो सकता है डिफरेंट टाइप्स के, हो सकता है सेम टाइप के हो, कुछ केसेज में हो जाता है अगर हम एसिड की इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ें उस टाइम पे। तो अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ पे
एक तो Na पॉजिटिव है, एक कैटायन तो ये है और दूसरा कैटायन है H पॉजिटिव। अब होगा कंपटीशन। अब देखिए कैथोड के ऊपर, तो कैथोड के ऊपर अब देखिए दोनों कंपटीशन करेंगे। Na पॉजिटिव भी एक इलेक्ट्रॉन को लेके कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा Na के अंदर, और जो H पॉजिटिव है वो भी इलेक्ट्रॉन को लेके कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा हाइड्रोजन एटम के अंदर। क्लियर है कि टू रिएक्शंस आर पॉसिबल। फर्स्ट वन इज, इस रिएक्शन को हमने फर्स्ट कहा कि फर्स्ट रिएक्शन, और इसको हमने बोल दिया सेकंड रिएक्शन। बोलिए, तो इन दिस सिचुएशन, इन द केस ऑफ एक्वस कंडीशन, टू रिएक्शंस आर पॉसिबल ऑन कैथोड। फर्स्ट वन, Na कैन रिड्यूस इनटू Na एटम एंड H पॉजिटिव कैन रिड्यूस इन हाइड्रोजन एटम। क्लियर है। अब होगी कौन सी, अब इसका डिसाइड कैसे होता है, तो इसका डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। मैंने सेकंड फैक्टर आपको लिखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम देखते हैं कि इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, देखिए कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन। तो इसलिए मैं रिडक्शन लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू में लिख रहा हूँ वो किसकी, रिडक्शन की। ठीक है, तो अब कितना होता है Na के लिए, -2.71 वोल्ट। क्लियर है। और जो ये है होती है E0, इसका आपको पता 0.00 वोल्ट। बोलिए क्लियर है, बोलिए क्लियर है। अब किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है इन दोनों में से? आप बोलोगे सर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि ये तो माइनस में वैल्यू है। तो मीन्स ये जो सेकंड रिएक्शन है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा। देयरफॉर हम कहेंगे सेकंड रिएक्शन will occur because it has higher value of a electrode potential, therefore lesser value of a discharge potential। ये बात क्लियर है कि इन दोनों रिएक्शन में, अब ये दोनों रिएक्शन होने की कोशिश कर रही हैं, बट होगी कौन सी, जिसको कम डिस्चार्ज पोटेंशियल की जरूरत है। फिर से बोलता हूं, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम की जरूरत है, लेसर डिस्चार्ज पोटेंशियल, बट हैज हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो क्या होना चाहिए, ज्यादा, और डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम। तो अब देखिए इन दोनों रिएक्शन में किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है? आप कहोगे सर इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, इसी वजह से इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कैसा होगा, लेसर। देयरफॉर कौन सी रिएक्शन होगी, तो सेकंड रिएक्शन विल ओकर। सेकंड रिएक्शन विल ओकर मींस हमारे को कैथोड के ऊपर क्या मिलेगी, ऐसे ही एक और हाइड्रोजन का आयन इलेक्ट्रॉन को लेगा, हाइड्रोजन का एटम बनाएगा, और दोनों हाइड्रोजन के एटम मिलके बना देंगे हाइड्रोजन गैस। क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। सोडियम यहाँ पे सॉलिड कंडीशन में हमारे को मिलता है, क्योंकि मोल्टन नहीं होता है। अब मींस एट कैथोड हाइड्रोजन गैस, नॉट सोडियम मेटल, बट मोल्टन स्टेट में क्या था, एट कैथोड सोडियम एटम। तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगी, दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। क्यों नहीं होगी, मैंने आपको रीजन बताया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, तो कैथोड के ऊपर कौन सी गैस मिली, हाइड्रोजन गैस। बट देखिए मैंने लिख भी रखा है, पहले मोल्टन कंडीशन में कैथोड के ऊपर क्या मिला था, सोडियम, बट अब की बार नहीं मिला। क्लियर है। अब दूसरी रिएक्शन कंसीडर, चलिए इसको नोट कीजिए आप, वेरी गुड। अब हम दूसरी रिएक्शन को कंसीडर करते हैं कि जिस रिएक्शन के अंदर, दूसरी रिएक्शन है जो एनोड। क्लियर है। गर्मी बहुत ही ज्यादा है प्यारे बच्चों, तो आप घर पे रहें, सेफ रहें, गर्मी से बचें। ठीक है। आप बोलोगे सर गर्मी में कोरोना मर जाता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए हम दूसरी रिएक्शन को लिखते हैं। वेरी गुड। तो अब मैंने कैथोड की रिएक्शन ली है, तो कैथोड को मैं समराइज कर देता हूं किस तरह से, ये कि कैथोड के ऊपर एक्वस कंडीशन में मिली है हाइड्रोजन गैस। अब मैं लिखता हूं रिएक्शन एनोड की। देखिए यहां से बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको, जो आपने आज तक नहीं पढ़ा है, श्योरली नहीं पढ़ा है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा हाइयर लेवल कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। क्लियर। अब देखिए काफी पजलिंग होता है, तो ध्यान से देखिए। एट एनोड, एनोड के ऊपर कितने आयंस है, 2 आयंस है। बोल रहा है कि Cl नेगेटिव है जो, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनाएगा Cl का एटम। बोलिए क्लियर है। और जो दूसरा है OH नेगेटिव आयंस, वो क्या करता है, बोल रहा वो बनाता है ऑक्सीजन, और साथ में बनाता है वाटर ऑक्सीडाइज होके, और साथ में लूज करता है इलेक्ट्रॉन।
अब इसकी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लिख देते हैं 4OH नेगेटिव एंड 2H2O है, 4 ऑक्सीजन 2 और 2, 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 2 और 2 4 हाइड्रोजन, तो कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा 4 इलेक्ट्रॉन। मीन्स एट एनोड these two reactions are possible कि maybe chlorine ion will oxidize into chlorine atom or maybe OH negative ions will oxidize into oxygen gas and water with releasing or removal of 4 electrons. So दो reactions are possible, these two reactions are possible. But होगी कौन सी, अब होगी कौन सी, तो अब मैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखता हूँ, अब मैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखता हूँ, और अब जो मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखूंगा वो मैं कौन सा लिखूंगा, बोलिए, मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि कौन सी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अभी तक हम हर जगह क्या लिख रहे थे रिडक्शन पोटेंशियल, क्यों IUPAC ने बोल रखा, बट हम यहाँ पे ले लेते हैं, इजी हो जाता है समझना। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ही मैं लिखूंगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज। अब क्लोरीन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए होती है 1.36 वोल्ट माइनस, और OH नेगेटिव इस रिएक्शन के लिए होती है -0.4 वोल्ट, -0.4 वोल्ट। तो दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू मैंने लिखी। अब आप कहोगे कि कौन सी रिएक्शन होगी, चलिए मैं आपको टाइम देता हूं, आप नोट इसको ध्यान से देखिए, और अभी तक जो मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ाया है उसके बेसिस पे आंसर कीजिए कि इन दोनों रिएक्शन में से कौन सी रिएक्शन होगी। चलिए देख लिया, वेरी गुड। आप कहेंगे जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है वो रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है उसके डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। तो आप कहेंगे सर इन दोनों रिएक्शन में से फ्रॉम दीज टू रिएक्शंस सेकंड रिएक्शन should occur because it has higher value of electrode potential, therefore require lesser discharge potential। आप कहेंगे कि सर इन दोनों रिएक्शन में से ये वैल्यू ज्यादा है, इसी वजह से ये रिएक्शन होनी चाहिए, और आप कहेंगे होगी, बट ये आंसर गलत है। बट एक्चुअल के अंदर क्या होता है, बट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रहा हूं, बट एक्चुअली फर्स्ट रिएक्शन ओकर, अच्छा क्यों, ड्यू टू कंसेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा अभी। ओवर वोल्टेज बोल रहा है रिएक्शन होनी चाहिए दूसरी, बट एक्चुअल में रिएक्शन होती है ये रिएक्शन नहीं होगी, जबकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा था, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम था, तो जिसका ज्यादा वो रिएक्शन होती है, अभी तक हमने यही पढ़ा, बट एक्चुअल में होती है ये। अब ये किसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ओवर वोल्टेज, तो कंसेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज अब क्या है इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। कैप को तब तक मैं उठा लेता हूं, वेरी गुड, नोट हो गया है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है इसका, बहुत अच्छे, चलिए सारी चीजें विजिबल है, वेरी गुड। तो अब देखिए कंसेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज क्या है, मैं इसको रेज करता हूं। देखिए कंसेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज क्या है मैं बताता हूं आपको। कंसेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज क्या है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस like hydrogen, oxygen, etc. is kinetically very slow. बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट आपको बताया है कि अब यहां पे देखिए इन रिएक्शन से एक बार कोशिश करेगी ऑक्सीजन गैस निकलने की एनोड पे, एक बार कोशिश करते हैं क्लोरीन गैस निकलने की, बट जो एवोल्यूशन मींस गैस एवोल्यूट हो रही है, एवोल्यूशन ऑफ गैस बोला, एवोल्यूशन ऑफ जो गैस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज के लिए, सभी गैसेज के लिए नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज के लिए, उनके लिए जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है।
काइनेटिकली वेरी स्लो। देयरफॉर, इसी वजह से देयरफॉर दे नीड सम एक्स्ट्रा वोल्टेज, देयरफॉर दे नीड सम एक्स्ट्रा वोल्टेज टू फॉर्म गैस बबल। बोला इसी वजह से, बोला ये प्रोसेस बहुत स्लो है। तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू हम निकालते हैं, हमारे को पता होती है, जैसे ये थ्योरेटिकल वैल्यू थी, ये वैल्यू थी, बोल रहा इतनी वैल्यू से वो इवेल्युएट नहीं होंगी। बोला इस वैल्यू पे प्रोसेस के स्लो होने की वजह से बबल बनेंगे ही नहीं, ऑक्सीजन गैस के बबल्स बनेंगे ही नहीं। क्लियर? वो रिक्वायर करेगी एक्स्ट्रा वोल्टेज, इस वोल्टेज पे काम नहीं चलेगा। बोल रहा इससे एक्स्ट्रा चाहिएगी, बट हमारे को थ्योरेटिकल वैल्यू क्या मिली हुई है, ये वैल्यू, हम तो इस वैल्यू को देखते हुए आंसर देंगे, गलत हो जाएगा। तो मीन्स ये जो वैल्यू है, जो थ्योरेटिकल वैल्यू हमारे को दिख रही है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कुछ और है, थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली हमारे को ये मिली, बट एक्सपेरिमेंटली एक्चुअल वैल्यू कुछ अलग है। मीन्स क्या हुआ, प्रोसेस के स्लो होने की वजह से जो वोल्टेज एक्चुअल, जो थ्योरेटिकल वैल्यू हमारे पास होती है, उस वोल्टेज पे बबल्स नहीं बनते, उस वोल्टेज पे बबल गैस बाहर नहीं निकलती है, उसको कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए, और वही एक्स्ट्रा वोल्टेज क्या है, कंसेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज। तो देयरफॉर दे नीड सम एक्स्ट्रा वोल्टेज टू फॉर्म गैस बबल्स, एंड दिस voltage is called bubble voltage, और इसी वोल्टेज को हम कई बार बबल वोल्टेज भी कह देते हैं। क्या भी कह देते हैं, बबल, क्योंकि इस वोल्टेज के ऊपर बबल्स बनना स्टार्ट होते हैं। क्लियर? तो ये है कंसेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा वोल्टेज, कि गैसेज के एवोल्यूट होने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अब वो थ्योरेटिकल वैल्यू के ऊपर टेक प्लेस नहीं करता है, उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए है वही है अपना कंसेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज, जिस वोल्टेज को हम क्या भी कह देते हैं, बबल वोल्टेज। मींस क्या होगा, एक तो वैल्यू है थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, थ्योरेटिकल वैल्यू है ये, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, और एक एक्सपेरिमेंटल, ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब क्या सेम होंगी? ये दोनों सेम नहीं होती हैं गैसेज के लिए, इसी वजह से ये सेम नहीं होती है, इनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, यही है ओवर वोल्टेज, यही है ओवर वोल्टेज, कि जो हमारे को लगता है बट जो रियलिटी है। तो जो लगता है और जो रियलिटी है उसके बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस है वही है ओवर वोल्टेज, कंसेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज। तो आई होप आपको क्लियर है। मींस जो रिएक्शन लगती है कि -0.4 वोल्ट पे हो जाएगी, बट ये इतने पे नहीं होगी, इसको कुछ ना कुछ वैल्यू ज्यादा चाहिएगी। अब कितनी वैल्यू? इतनी वैल्यू है कि ये इससे तो ऊपर बात चली जाएगी। क्लियर है? तो अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख भी देता हूँ वैल्यूज में, जैसे आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्या आपने नोट कर लिया? चलिए एक बार इसको नोट कीजिए, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो वेरी गुड, आपने नोट कर लिया, बहुत अच्छे। अब जैसे चलिए, अब क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए अच्छा चलो ये 2 पॉइंट में और लिख देता हूं। ओवर वोल्टेज जो डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ गैस, और साथ में डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड का मटेरियल क्या है उसके ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करती है। नेचर गैस कौन सी है, ऑक्सीजन के लिए अलग है, हाइड्रोजन के लिए वैल्यू अलग है। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल। अब जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल के लिए, ऑक्सीजन अगर जो गैस है, अगर उसको मैं बबल्स बनाना स्टार्ट करूं किसके ऊपर? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो उसको जो एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए वो चाहिए 0.24 वोल्ट। ठीक है, 25 लिख लीजिए आप। उसके बाद अगर मैं उसी को किसके ऊपर करूं? आयरन के ऊपर, तो उसको चाहिए है 0.24। अगर मैं उसको करूं निकल पे तो उसको चाहिए 0.06, और अगर मैं उसको करूं जिंक पे तो उसको कोई भी एक्स्ट्रा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे एक्स्ट्रा वोल्टेज की वैल्यू मैंने आपको ऑक्सीजन के लिए बताई है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को लूं मैं, अगर मैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को लूं तो ये वैल्यू कितनी है? 0.25। बट मैंने इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया, इलेक्ट्रोड के मेटेरियल को चेंज कर दिया, आयरन ले लिया तो वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, निकल ले लिया और कम होगी, जिंक के लिए कोई भी एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत नहीं होती। मीन्स
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैं अगर गैस चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन कर दूं, तो हाइड्रोजन के लिए वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज। जैसे जिंक के ऊपर उसको चाहिए तो 0.76 वोल्ट, कितना 0.76 वोल्ट। तो इस तरह से गैस अलग, तो एक्स्ट्रा वोल्टेज के लिए वैल्यू अलग, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मेटेरियल अलग, इलेक्ट्रोड का मेटल चेंज कर दिया तो वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, चेंज। मींस अब ऑक्सीजन को बबल्स बनाने के लिए एक्चुअल वैल्यू से इतनी ज्यादा वैल्यू हमारे को चाहिए होगी। क्लियर? अब ये कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज। तो अब आप बताइए कि जो लगती थी कि ये रिएक्शन होगी, अब एक्चुअल में रिएक्शन कौन सी होगी, एक्चुअल में रिएक्शन होगी इसी वजह से 2 क्लोरीन के एटम्स रिएक्ट करके बना लेंगे क्लोरीन गैस, और ये गैस हमारे को मिलेगी एट एनोड। तो ये गैस हमारे को मिलेगी एट एनोड। चलिए आप कंसेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा वोल्टेज को नोट कीजिए। आई होप आपको क्लियर है। वेरी गुड, आपने नोट कर लिया है, ये बहुत अच्छे। ये भी आपने नोट कर लिया, बहुत अच्छे। चलिए मैं इरेज करता हूं इसको। तो मीन्स जब हमने इलेक्ट्रोलाइट की फिजिकल स्टेट को चेंज कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट की फिजिकल स्टेट को हमने चेंज कर दिया, तो हमारे को प्रोडक्ट भी क्या मिले, डिफरेंट। अब उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि 2 डिफरेंट आयंस वहां पे हो जाते हैं। जिस आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी रिएक्शन होती है, वही हमारे को इलेक्ट्रोड पे मिलता है। बट उसमें भी एक्सेप्शन हमने देखा, कंसेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज। बोला कैथोड कैटायन तक तो सही था, बट एनायन में तो और भी डिफरेंट है। तो कंसेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज जो क्या कहता है कि जो गैसेज का एवोल्यूट होने का प्रोसेस है, इवोल्व होने का प्रोसेस, वो स्लो है। इसलिए थ्योरेटिकल वैल्यू से उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए, है ना। इसी वजह से जो रिएक्शन लगती है कि ये होगी वो होती नहीं है ना, जो लगता है वो होता नहीं है। तो ये जैसे गंगाधर शक्तिमान है ना। तो ये जो चीजें हैं आपको समझ आई होंगी, कंसेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज की वजह से होती हैं। तो अब जब एक्वस एनेशियल था, तो हम स्टोरी लिख लेते हैं। स्टोरी का जो मेन पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं कि एक्वस में कैथोड के ऊपर मिली हाइड्रोजन गैस और एनोड के ऊपर मिली क्लोरीन गैस। बोलिए क्लियर है? वेरी गुड। जबकि मोल्टन स्टेट में क्या था, मोल्टन स्टेट में दोनों ही प्रोडक्ट डिफरेंट थे। सॉरी, मोल्टन स्टेट में यहाँ पे था सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन ही था। बट एनोड पे तो वही है, लगने में दूसरा लगता था, बट कैथोड पे चेंज है। मींस अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट की फिजिकल स्टेट को चेंज कर दिया, मोल्टन से एक्वस में आ गया, फिर एक्वस से मोल्टन में आ गए, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आल्सो चेंजेस। तो देयरफॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है ये? चलिए नोट कीजिए इसको, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा अब है ना, अब मैं आपको बताता हूं कि हमने सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई है, जिसके अंदर सोडियम मेटल इन्वॉल्व होती थी, हाइड्रोजन का आयन इन्वॉल्व होता था। मीन्स 2 कैटायन थे, एक तो सोडियम कैटायन था और एक हाइड्रोजन कैटायन था, है ना। तो हमने देखा कि अब की बार किसने बाजी मारी, हाइड्रोजन आयन ने। क्यों बाजी मारी? क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन पोटेंशियल इनसे ज्यादा था, इसलिए उसकी रिडक्शन हुई। तो मीन्स जब जब कोई मेटल का आयन प्रेजेंट होगा एक हाइड्रोजन आयन के साथ, उस टाइम पे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ये बात सही है? बोलिए सही है। जब जब मेटल का कैटायन होगा साथ में हाइड्रोजन का कैटायन होगा, दोनों अगर रिड्यूस होने की कोशिश कर रहे हैं तो कौन रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन का आयन। क्या सही है? ये बिल्कुल गलत है। ये तब होगा जब मेटल के आयन का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाइड्रोजन आयन के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से कम है। अगर वैल्यू हो जाती है ज्यादा, अगर वैल्यू हो जाती है ज्यादा, तो मेटल रिड्यूस हो सकती है। तब हम मेटल को एक्वस कंडीशन में निकाल सकते हैं, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन में हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट सोडियम मेटल को हम एक्वस एनएसीएल की इलेक्ट्रोलाइसिस से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया। इसी तरह से हम KCl सॉल्यूशन के एक्वस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो पोटेशियम को निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। फिर मैं बोलूं आपसे मैग्नीशियम को निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। कैल्शियम को भी नहीं निकाला जा सकता। मेन से ऑल दी, यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, ऑल दी alkali metals and alkaline earth metals, alkaline earth metals
आयंस हैव lower value of standard reduction potential then, किससे लोअर वैल्यू है, then हाइड्रोजन आयन standard reduction potential. Therefore we cannot extract these metals. Therefore we cannot extract these metals from their aqueous salt solution. तो जब भी एल्कली या एल्केलाइन अर्थ मेटल के एक्वस साल्ट सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस आपको दी जाए तो कभी भी कैथोड के ऊपर मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, मैंने रीजन लिखा है, क्योंकि इन मेटल के आयंस के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। इसी वजह से हर बार हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होगा, मेटल रिड्यूस होगी ही नहीं, मेटल वहीं पे रह जाएगी। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर है ये। वेरी गुड। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछते हैं इसी रिएक्शन से, जो मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस अभी बताई है कि इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl aqueous, in electrolysis of NaCl aqueous pH वैल्यू इंक्रीजेज। बोलिए कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है NaCl की, उसके अंदर जो अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बचता है इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद, उसकी जो pH वैल्यू वो बढ़ जाती है। वैसा क्यों होता है? देखिए मैं फिर से बताता हूं कैसे होता है। दो रिएक्शन पॉसिबल थी, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लेके Na बनाता है, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लेके हाइड्रोजन बनाता है। कौन सी रिएक्शन होती है? ये रिएक्शन होती है। 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। मीन्स जो सोडियम आयंस, ये रिएक्शन नहीं होती है, मीन्स जो सोडियम आयंस हैं वो रिमेन्स इन सॉल्यूशन। देयरफॉर Na पॉजिटिव आयंस रिमेन्स इन ए सॉल्यूशन। क्लियर है? एनोड जो कैथोड की रिएक्शन थी, उस रिएक्शन की वजह से, इस रिएक्शन की वजह से सोडियम का आयन का रिड्यूस नहीं होता, तो सोडियम आयन रहता है सॉल्यूशन के अंदर। अच्छा अब एनोड की बात करते हैं। एनोड के ऊपर दो रिएक्शन पॉसिबल थी कि एक तो Cl नेगेटिव, 2 Cl के नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, बोलिए क्लोरीन गैस साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके ये आ जाते हैं किसके अंदर? चलिए तो ये आ जाते हैं किसके अंदर? 2 Cl2। अच्छा दूसरी रिएक्शन थी 4OH नेगेटिव, O2 साथ में 2S2 साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स। दो रिएक्शन पॉसिबल थी आपको पता है, बट रिएक्शन कौन सी हुई थी? ये रिएक्शन नहीं हुई थी। इसीलिए जो 4OH नेगेटिव आयंस है, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस है, उनके साथ कुछ हुआ बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से देयरफॉर OH नेगेटिव आयंस remains in a solution। मीन्स कैथोड के ऊपर सोडियम आयन सॉल्यूशन के अंदर रह गए, एनोड के ऊपर OH नेगेटिव आयंस, कौन से आयन से? OH नेगेटिव आयंस रह गए सॉल्यूशन के अंदर। तो दोनों Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस ने क्या बनाया होगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव फॉर्म्स NaOH। देयरफॉर pH वैल्यू इंक्रीज, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस, और बेस की प्रेजेंस में pH वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज। pH वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज। तो इस वजह से इस इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर pH वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज। जितनी भी एल्केलाइन या फिर एल्कली अर्थ मेटल की इलेक्ट्रोलाइसिस, उनके अंदर सभी के अंदर ये प्रोसीजर होना है। क्लियर है? तो चलिए नोट कीजिए इसको। क्यों? क्योंकि मेटल्स आयन सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा, साथ में OH नेगेटिव आयन रह जाएगा। अब चाहे मेटल सोडियम हो, चाहे मेटल पोटाशियम हो, चाहे मेटल कैल्शियम हो, चाहे मेटल मैग्नीशियम हो, तो हर बार
उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा और पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्लियर है। तो एल्केलाइन या फिर एल्कली अर्थ मैटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में हमेशा ही जो रिएक्शन सॉल्यूशन है उसकी जो पीएच वैल्यू वो हमेशा ही इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद क्या होनी है, इंक्रीज। बोलिए क्लियर है। आप कहेंगे सर वेरी क्लियर, दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। तो इसी तरह से सिमिलर इलेक्ट्रोलाइसिस है किसकी, तो सिमिलरली आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकते हैं NaBr की, सिमिलरली आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकते हैं KBr की, KCl की, MgCl2 की, NaCl2 की, ठीक है, सॉरी MgCl2 की या CaCl2 की। ये सारी इलेक्ट्रोलाइसिस आप इसी तरीके से करवा सकते हैं। हर बार प्रोडक्ट्स हैं जो इसी तरह से वेरी करेंगे, है ना। मोल्टन स्टेट में हमेशा मेटल्स साथ में जो दूसरी गैस है, जैसे MgCl2 में मैग्नीशियम मेटल बन जाएगी और क्लोरीन गैस बन जाएगी। मैग्नीशियम ब्रोमाइड में Mg मेटल बन जाएगी, ब्रोमीन गैस बन जाएगी, ठीक है। इस मोल्टन स्टेट में और कोई आयंस नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो उसमें प्रोडक्ट्स सिंपली हैं, जो आपको इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्मूले में दिख रहे हैं वही आयंस वही प्रोडक्ट्स होंगे। बट अगर एक्वस कंडीशन है तो मैंने आपको बताया है कि चेक करना है आपको कि कहीं कंसेप्ट ऑफ और वोल्टेज तो नहीं लग रहा है, या फिर कहीं कंसेप्ट ऑफ कहीं पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ज़्यादा नहीं है। तो एक एग्जाम्पल ऐसा भी हम कर लेते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, मेटल आयन भी प्रेजेंट है, तब भी हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जबकि एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल में हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। क्या रीजन है? बेसिक रीजन इज कि इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कम। बट ऐसी भी तो मेटल्स हैं जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाइड्रोजन आयन से ज्यादा है, तो उस केस में उन मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक्वस कंडीशन के अंदर मेटल को हम एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, नहीं, हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक्वस कंडीशन में भी। बट जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कि मेटल के आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी हायर देन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, की हाइड्रोजन आयन के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा। एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं। एग्जांपल है भाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्या, हम ले लेते हैं AgCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgCl, और कैसा, एक्वस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgCl एक्वस, ठीक है। तो हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ते हैं और चलिए चेक करते हैं कि कैसे इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलिए पढ़ते हैं हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस AgCl की। अच्छा, AgCl एक्वस है तो क्या होगा, एक तो है AgCl कन्वर्ट हो जाएगा Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऊपर से है एक्वस कंडीशन तो वाटर स्लाइटली आयनाइज हो जाएगा। अब मैं हर बार स्लाइटली आयनाइज नहीं लिख रहा हूं, मैंने पिछले रिएक्शन में आपको बता दिया, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब देखिए फिर से वही रिएक्शन होगी कैथोड के ऊपर, एट कैथोड दो रिएक्शन पॉसिबल होंगी कि एक तो Ag पॉजिटिव आयंस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Ag सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी रिएक्शन यहाँ से पॉसिबल है H पॉजिटिव की, कि H पॉजिटिव भी इलेक्ट्रॉन लेगा और बना लेगा हाइड्रोजन का एटम, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन के लिए आप अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आप देखोगे तो इसके लिए होती है Ag के लिए 0.80 वोल्ट, ठीक है, और इस रिएक्शन के लिए आपको पता ही है 0.0 वोल्ट। क्लियर है, बोलिए सही बात है। इस रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ये, और इस रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ये। क्लियर है। तो अब बोलिए कौन सी रिएक्शन होगी, देयरफॉर फर्स्ट रिएक्शन विल occur, therefore first reaction will occur, क्यों, because it has higher, because it has higher value of a standard reduction potential, therefore lesser value of a डिस्चार्ज पोटेंशियल। बोला अब इस रिएक्शन के रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर ज्यादा है तो डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम। अब जितना कम डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा उतनी आसानी से रिएक्शन होगी, इसी वजह से कौन सी रिएक्शन होगी, फर्स्ट, ठीक है। इसलिए हमारे को कैथोड के ऊपर क्या मिलेगी, कैथोड के ऊपर हमारे को मिलेगी सिल्वर मेटल, तो ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। जबकि पहले क्या हो रहा था,
मेटल आयन वाली रिएक्शन नहीं हो रही थी, ये हो रही थी। रीजन क्या है, बेसिक कंसेप्ट समझिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू चेक करेंगे। उसके बाद है एनोड के ऊपर क्या होगा बोलिए। एनोड के ऊपर फिर से दो रिएक्शन पॉसिबल है कि एक तो Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, और या फिर OH नेगेटिव, या फिर OHA नेगेटिव क्या बनाएगा, ऑक्सीजन, साथ में वाटर, और साथ में क्या बनाएगा, साथ में ये बनाएगा इलेक्ट्रॉन्स। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। फिर से इसकी वैल्यू आपको पता है, इन दोनों रिएक्शन में से जो फर्स्ट रिएक्शन है, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है, ठीक है। तो ड्यू टू कंसेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज, ड्यू टू कंसेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज फर्स्ट रिएक्शन से ओकर। अब देखिए फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं उसको कि कंसेप्ट और वोल्टेज के कंसेप्ट वही सेम कंडीशन है। तो अब और वोल्टेज के कंसेप्ट की वजह से हर बार जो फर्स्ट रिएक्शन होनी है, ठीक है, इस रिएक्शन को होना है, क्लियर, क्योंकि ये काइनेटिकली स्लो प्रोसेस है, ऑक्सीजन गैस के इवॉल्व होने का एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये रिएक्शन लगता है ये होगी बट होती है एक्चुअली में, ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका, क्लियर है। तो ये रिएक्शन थी एनोड के ऊपर। तो प्रोडक्ट्स क्या हुए, सिल्वर मेटल, दूसरी पे क्लोरीन गैस, ये मैं लिख लेता हूं, ठीक है, क्लियर है। तो एट कैथोड सिल्वर मेटल, एट एनोड क्लोरीन गैस, बोलिए क्लियर है ये। तो अब एक्वस कंडीशन ली, फिर भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मेटल का एक्वस साल्ट सॉल्यूशन ले लिया तो हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बट उन मेटल्स को कर सकते हैं, उन मेटल्स को हम कर सकते हैं जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाइड्रोजन से क्या हो ज्यादा, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, मरकरी है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, क्लियर है। इन सारी मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। तो मैंने दोनों तरह के एग्जांपल्स आपको बता चुका हूं मैं, क्या क्या, कि कब तो हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे एक्वस कंडीशन में और कब हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं कि कैसे आयन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से, डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू से डिसाइड होता है कि किस इलेक्ट्रोड पे क्या प्रोडक्ट होगा। जैसे मोल्टन कंडीशन में हमने देखा था सोडियम मेटल, बट एक्वस कंडीशन में हमने देखा हाइड्रोजन गैस, क्लियर है। फिर हमने देखा कि हम बहुत सारे ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड फैक्टर क्या था, सेकंड फैक्टर था सेकंड फैक्टर भी हो चुका है हमारा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू शायद मैंने आपको लिखवाई थी। थर्ड फैक्टर था कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब इसमें दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस बनता है डाइल्यूट कंसंट्रेशन पे एंड सेकंड केस बनता है कंसंट्रेटेड पे। तो पहले स्टार्ट करते हैं डाइल्यूट पे। तो इसके लिए हम एग्जांपल पढ़ते हैं डाइल्यूट में, एग्जांपल हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। बोलिए क्लियर है। फिर से मैं लिखता हूं डाइल्यूट H2SO4। अब हमने पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रोलाइसिस को डिपेंड करेंगे ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितने टाइप की हो सकती है, दो टाइप की, एक तो हो सकती है कंसंट्रेटेड और दूसरी हो सकती है डाइल्यूट। तो अब पहला केस हम ले लिया कि अब हम कंसंट्रेशन को लेते हैं डाइल्यूट, ठीक है। तो अब जब डाइल्यूट होता है तो आपने जो आयनिक इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां पे आप पढ़ के आए हैं एसिड बेस के कंसेप्ट को, आपको पता है कि डाइल्यूट कंडीशन के ऊपर जो H2SO4 है वो डिकम्पोज होता है 2H पॉजिटिव और साथ में SO4 नेगेटिव। क्लियर है बात, वेरी गुड। उसके बाद अब एक्वस कंडीशन था। देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस क्या होता है, एसिड प्लस वाटर, एसिड प्लस वाटर, तो मींस वाटर भी होगा। तो H2O स्लाइटली आयनाइज होगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो अब इस केस में दो रिएक्शन पॉसिबल है कैथोड पे,
नहीं, कैथोड पे एक ही रिएक्शन पॉसिबल है। देखिए 2H पॉजिटिव है या फिर H पॉजिटिव, मीन्स सिंपली H पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और बनाएगा हाइड्रोजन एटम। अब 2 एटम्स ले लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और बन जाएगा हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो कैथोड के ऊपर तो बस यही रिएक्शन पॉसिबल, आपको पता है। अब एनोड के ऊपर 2 केसेज हैं। अब आप बोलोगे सर अब तक तो एक्वस कंडीशन में कैथोड के ऊपर 2 रिएक्शन पॉसिबल थी। भाई 2 रिएक्शन पॉसिबल तभी थी जब 2 तरह के कैटायंस प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे तो दोनों कैटायंस वो सेम है, H पॉजिटिव। पहले के केसेस में क्या था, वो डिफरेंस थे, इसी वजह से हमारे को 2 रिएक्शन पॉसिबल थे। आपके बाद एक ही रिएक्शन पॉसिबल है, तो कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्लियर है? उसके बाद एनोड, एनोड पे क्या होगा, देखिए एनोड पे 2 एनायंस प्रेजेंट है। एक तो है अपना सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव, और दूसरा है अपना OH नेगेटिव। दूसरा कौन है अपना OH नेगेटिव। अब देखिए, अब एक ये क्या करेगा, ये कंसीडर ये करेगा S2O8 नेगेटिव। क्लियर? साथ में रिलीज कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को। और OH नेगेटिव 4OH नेगेटिव क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देंगे। साथ में क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज। अब 2 रिएक्शन पॉसिबल है, पर देखिए जब भी कंडीशन डाइल्यूट हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता है इन दोनों रिएक्शन के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में डिफरेंट होगी, और कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं तो आपकी वैल्यूज जो निकालनी होती है वो आपको निकालनी होती है नॉनस्ट इक्वेशन के ऊपर। क्लियर है? ये आपको जो वैल्यूज निकालनी होती है नॉनस्ट इक्वेशन। जब हम डाइल्यूट कंसंट्रेशन के ऊपर इन दोनों रिएक्शन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को मेजर करते हैं तो डाइल्यूट कंडीशन के ऊपर होता क्या है, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है। तो फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन विल टेक प्लेस, सेकंड रिएक्शन विल टेक प्लेस। पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ OH नेगेटिव इज मोर देन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए SO4 नेगेटिव। क्लियर है कि अगर इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे को पता लगता है कि इस रिएक्शन का जो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी मैंने अगर रिडक्शन पोटेंशियल बोल दिया तो सॉरी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इन दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, इस रिएक्शन से इस रिएक्शन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। तो इन दोनों रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन होगी, आपको पता है दिस रिएक्शन विल ऑकर, दिस रिएक्शन विल ऑकर। मीन्स हमारे को मिलेगी ऑक्सीजन गैस और हमारे को मिलेगी हाइड्रोजन गैस। ये कौन सा केस था, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइल्यूट, है ना, कि कंसंट्रेशन जब कम है, कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट। अब हम केस लेते हैं कंसंट्रेटेड का, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कीजिए। डाइल्यूट के अंदर आपको पता है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। जब डाइल्यूट कंसंट्रेशन होती है तो अच्छे खासे H पॉजिटिव आयंस बनाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस हमारे को मिलती है और एक प्रोडक्ट होता है हमारा ऑक्सीजन गैस। अब दूसरा जो केस है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको नोट कीजिए। वेरी गुड, नोट कर लिया आपने। ओके, चलिए देखिए ये रिएक्शंस है जो मैं आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये जनरली बुक्स के अंदर नहीं दिया होता है, बट एग्जाम्स के अंदर, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो चलिए नोट कीजिए। अब हम केस लेते हैं डाइल्यूट की बजाय कंसंट्रेटेड, कि जब हमने कंसंट्रेशन को कैसा मान लिया है, कंसंट्रेटेड एसिड का कैसा सॉल्यूशन लिया, कंसंट्रेटेड। तो अब कौन सा केस हो जाएगा, बी केस। ओके, यहाँ पे भी कैसा एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, तो देखिए अब जो कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर होता है, देखिए अब कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पहले H पॉजिटिव आयंस कम थे। अब कंसंट्रेटेड जब होती है सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो कंप्लीटली आयनाइज या कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता है। उस केस के अंदर क्या होता है, जो H2SO4 है, H2SO4 डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सल्फ्यूरिक एसिड जब कैसा है, कंसंट्रेटेड, जब कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेटेड, जब उसकी जो डिसोसिएशन होती है, आयनाइजेशन होती है, वो क्या होती है, H2SO4 H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। क्लियर है? अब दूसरा कौन होगा, वाटर, H पॉजिटिव साथ में OH नेगेटिव, H पॉजिटिव साथ में OH नेगेटिव। अब क्या होता है, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, H2O H पॉजिटिव प्लस OH
नेगेटिव में। क्लियर है। अब कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन पॉसिबल है, कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन पॉसिबल है, फिर से दो H पॉजिटिव के आयंस दो इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस के अंदर। मींस कैथोड के ऊपर जो प्रोडक्ट है वो सेम है हाइड्रोजन। अब देखते हैं एनोड, अब देखते हैं एनोड। एट एनोड के ऊपर क्या होगा, दो आयंस हैं, एक तो OH नेगेटिव आयंस है, वो कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे ऑक्सीजन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विद रिलीज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। साथ में अब जो HSO4 नेगेटिव होते हैं, देखिए HSO4 नेगेटिव, अब 2 HSO4 नेगेटिव कंबाइंस टू फॉर्म H2O8 with release of 2 electrons, this compound is called as मार्शल्स एसिड। आपने 11th रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ये कंसेप्ट जरूर पढ़ा होगा, मार्शल एसिड, या इसको हम बोल देते हैं पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम क्या भी बोल देते हैं, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। डाई ना, दो मॉलिक्यूल्स मान लीजिए आप कंबाइन हुए हैं, तो H2SO8 मार्शल्स एसिड या फिर पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। आपको ये चीजें विजिबल हैं? ओके, कंटेंट आपको विजिबल है, वेरी गुड। तो अब देखिए दो रिएक्शन पॉसिबल हैं कि OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा ऑक्सीजन एंड वाटर, या फिर HSO4 नेगेटिव आयंस कंबाइन होकर बनाएंगे मार्शल्स एसिड। अब इन दोनों रिएक्शन में से मान लीजिए ये रिएक्शन फर्स्ट है और ये रिएक्शन सेकंड है, तब होता क्या है, सेकंड रिएक्शन विल ओकर, बिकॉज ऐसा क्यों है, बिकॉज इट हैज हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बिकॉज इट हैज हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड। इन दोनों रिएक्शन के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू को कंपेयर किया जाए तो सेकंड रिएक्शन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, इसी वजह से ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो इसी वजह से ये रिएक्शन होगी। Therefore has lesser value of discharge potential। इसी वजह से बोला रिडक्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा तो डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम, जिसके डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है वही रिएक्शन होती है। तो इसी वजह से ये रिएक्शन तो होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। बोलिए क्लियर है, वेरी गुड। तो अब क्या होगा, अब मीन्स हमारे को एक जो कंपाउंड मिला, एनोड के ऊपर जो कंपाउंड मिला वो मार्शल्स एसिड मिला, और डाइल्यूट के केस में क्या मिला था, डाइल्यूट के केस में हमारे को मिला था कौन सा, बोलिए ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस मिली थी, ऑक्सीजन। क्लियर है। अब देखिए आगे भी क्या कुछ हो सकता है। अब जो मार्शल्स एसिड है H2SO8 को अगर हम दे दें वाटर, मीन्स इसकी हम क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस। अगर इसको कहीं से वाटर का मॉलिक्यूल मिल जाता है, मार्शल्स एसिड को अगर कहीं से वाटर का मॉलिक्यूल मिल जाता है तो वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, ब्रेक डाउन विद हेल्प ऑफ वाटर। तो बनाता क्या है, अब ये बनाता है दो चीजें, H2SO4 साथ में H2SO5। ये तो अपना सल्फ्यूरिक एसिड है। अब ये नया कंपाउंड है, ये क्या होता है, ये होता है कारोज एसिड, ये होता है कारोज एसिड। अब कारोज एसिड को हम इसको बोल सकते हैं पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, थोड़ा सा लेटर साइज शायद मैंने छोटा लिख दिया है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। क्या है ये, पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है, पर ऑक्सी मोनो, जबकि मार्शल्स एसिड अपना क्या था, पर ऑक्सी डाई, है ना। तो मोनो और डाई में डिफरेंस है। क्लियर है। तो अगर हम कंसंट्रेटेड लेते हैं तो बनता है मार्शल्स एसिड, और उसको भी अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, सॉल्यूशन में होते हैं, तो हो जाता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइज होके बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड साथ में कारोज एसिड। क्लियर है।
पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी जिसे हम बोल देते हैं। तो मीन्स प्रोडक्ट अलग है, कंसंट्रेशन अलग है, तो प्रोडक्ट्स भी क्या हैं, अलग। क्लियर है ये? चलिए इसको नोट कीजिए। फिर थोड़ा सा और मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ। वेरी गुड, नोट हो गया, बहुत अच्छे। चलिए उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अब मैंने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। अब कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, अब कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए मार्शल्स एसिड बनाने के लिए, कारोज एसिड बनाने के लिए? तो क्या है, कंसंट्रेशन शुड बी 50 to 70%, 50 to 70% वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, कि जो H2SO4 की कंसंट्रेशन है उसकी कितनी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन शुड बी 50 to 70% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करने के लिए, टू फॉर्म मार्शल्स एसिड, है ना। मार्शल्स एसिड बनाने के लिए ये कंसंट्रेशन होनी चाहिए। क्लियर है? अब मार्शल्स एसिड कैसे बना है आपको पता है कि जो मार्शल एसिड बना है HSO4 नेगेटिव आयंस कंबाइंस टू फॉर्म मार्शल्स एसिड, टू फॉर्म मार्शल्स एसिड। अच्छा, इसके अंदर पीएच वैल्यू क्या होगी बोलिए, पीएच वैल्यू डिक्रीज। पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज। क्यों? ऊपर से एसिड ही बन रहा है, क्या ही बन रहा है, एसिड ही बन रहा है। क्लियर है? तो पीएच वैल्यू हो जाती है इसकी डिक्रीज। ठीक है, तो ये था कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को वेरी करते हैं, एक बार आप एक्वस कंडीशन ले लेते हैं, सॉरी एक बार आप डाइल्यूट कंडीशन ले लेते हैं, एक बार आप कंसंट्रेटेड कंडीशन ले लेते हैं, तो दोनों ही बार प्रोडक्ट्स आपको क्या मिले, डिफरेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था ये सल्फ्यूरिक एसिड का। आई होप आपको क्लियर है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स कर लीजिए। मैं फिर से बता देता हूँ, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, ये चीज़ें सिर्फ कंपटीशन के लिए। तो बोर्ड स्टूडेंट को अगर समझ आता है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं भी आया है वैसे कोई दिक्कत तो, कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। आई होप काफ़ी आसान है ना। केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट, तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, आसान कंसेप्ट था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आई होप आपको क्लियर है ये। अच्छा, एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ कि आपको इनका स्ट्रक्चर, अगर आपने 11th के अंदर सीखा है तो इनका स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना है, कारोज एसिड का भी और मार्शल एसिड का भी, और H2SO4 का भी कर दीजिए। ठीक है, उनका आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके देखना है। क्लियर? नहीं तो मैं बताऊँगा आपको, कमेंट करके बताइएगा आप कि आपको आपसे स्ट्रक्चर ड्रा हुआ या नहीं हुआ। नेट से हेल्प नहीं लेनी है, कहीं गूगल से देखो ड्रा कर दो, नहीं ऐसा नहीं। क्लियर है? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। हमने कितने कंसेप्ट पढ़ लिए, हमने कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, आई होप आपने नोट कर लिया था। वेरी गुड। अगर नोट नहीं कर लिया तो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स कर लीजिए, पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट, प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके नोट्स फिर अच्छे से प्रिपेयर होंगे। ओके, तो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स को हम चेक कर रहे थे कि कब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, किन किन कंडीशंस पे वो वेरी करता है। तो अब एक फैक्टर और बचता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, फोर्थ फैक्टर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। एक बार तो इनर्ट है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, मींस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हम लेंगे। हम कौन सी इलेक्ट्रोड लेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, मींस जो इलेक्ट्रोलाइट के साथ आप रिएक्ट नहीं करेगी। क्लियर है? इसके एग्जांपल में हम लेते हैं, इसका एग्जांपल हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस को हम पढ़ते हैं। देखिए कैसा है, एक्वस है, तो जो कॉपर सल्फेट है वो डिसोसिएट होता है Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। क्लियर है? अब एक्वस कंडीशन है तो मिलेगा आपको H2O भी, स्लाइटली आयनाइज होता है H पॉजिटिव साथ में OH नेगेटिव के अंदर। बोलिए क्लियर है? वेरी क्लियर। ओके, उसके बाद अब फिर से कैथोड के ऊपर दो रिएक्शन पॉसिबल होंगी। बोलिए क्या क्या, Cu2 पॉजिटिव
2 इलेक्ट्रॉन को लेके कन्वर्ट होगा Cu सॉलिड के अंदर, और दूसरा H पॉजिटिव 2 H पॉजिटिव मान ले लेते हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन गैस के अंदर। 2 रिएक्शंस आर पॉसिबल, बट इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, फर्स्ट रिएक्शन ये मान लेते हैं, सेकंड रिएक्शन होती कौन सी है, फर्स्ट रिएक्शन विल ऑकर, फर्स्ट रिएक्शन है will occur because first reaction will occur because, ऐसा क्यों है, because it has higher value of standard reduction potential, therefore has lesser value of डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्लियर। इन दोनों रिएक्शन के अंदर जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ये होती है 0.0 वोल्ट, ये होती है +0.34 वोल्ट। तो कौन सी ज़्यादा है, +0.34 वोल्ट, मीन्स इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए इस रिएक्शन को डिस्चार्ज पोटेंशियल चाहिएगा कम। जितना कम डिस्चार्ज पोटेंशियल उतना रिएक्शन आसानी से होती है। इस वजह से ये रिएक्शन तो होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। मीन्स कैथोड के ऊपर हमारे को क्या मिलेगा, कॉपर सॉलिड। बोले क्लियर है। कैथोड के ऊपर हमारे को क्या मिलेगा, कॉपर सॉलिड। उसके बाद एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन पॉसिबल है, एक तो है सल्फेट आयन और दूसरा है OH नेगेटिव आयन। सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा H2O8 नेगेटिव, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, और OH नेगेटिव 4OH नेगेटिव बनाएंगे O2, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है। अब ये काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं। इन दोनों के अंदर किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, आप कहेंगे 4H नेगेटिव। तो सेकंड रिएक्शन विल ऑकर, सेकंड रिएक्शन विल ऑकर। रीजन क्या लिखेंगे, विल ऑकर बिकॉज इट हैज़ हायर वैल्यू ऑफ E0, देयरफॉर हैज़ लेसर वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। वैल्यू आप रीजन लिख सकते हैं आप सेम टू सेम। क्लियर है। तो इन दोनों रिएक्शन में किस रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, आप कहेंगे इसके लिए, इसलिए ये रिएक्शन होगी और रिएक्शन नहीं होगी। मीन्स हमारे को जो दूसरा प्रोडक्ट हमारे को मिला वो क्या मिला, ऑक्सीजन। तो कैथोड के ऊपर कॉपर सॉलिड, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, नो इश्यू। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई हैं। क्लियर है। अब हम लेते हैं दूसरा केस, इसको नोट कीजिए, वेरी गुड। ओके, तो अब दूसरा कंडीशन लेते हैं। देखिए इनर्ट इलेक्ट्रोड ली थी, अब जो हमने इलेक्ट्रोड ली हैं वो कैसी ली हैं, हमने इलेक्ट्रोड ली है प्लेटिनम। मैं बना देता हूं, ये जो इलेक्ट्रोड थी अब किसकी थी, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये हमने क्या भर रखा था, CuSO4 एक्वस। इसको हमने कनेक्ट कर रखा था बैटरी से। क्लियर है। ये क्या थी, एनोड, ये क्या थी, कैथोड। ठीक है। तो अब केस था कि जब इलेक्ट्रोड हमने क्या ले रखे हैं, प्लेटिनम की, इलेक्ट्रोड्स आर टेकन ऑफ प्लेटिनम। ठीक है। अब हम दूसरा केस लेते हैं, नोट कर लिया आपने, डायग्राम ड्रा कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम दूसरा केस लेते हैं। अब हम ले लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में हम क्या लेंगे, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, जो खुद भी रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगी, जैसे कि कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर सल्फेट के लिए कॉपर इलेक्ट्रोड हमने ले ली। अब इलेक्ट्रोलाइसिस हम किसकी ही कराएंगे, कॉपर सल्फेट की ही। आयन फिर से ही क्या बनेंगे, यही बनेंगे, बट रिएक्शन थोड़ी सी अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, एनोड की रिएक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। आपने नोट कर लिया है, वेरी गुड। चलिए अब इस डायग्राम को भी मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो टेढ़ी हो गई, आपकी तरह टेढ़ी है ये, इतने आसानी से ये ऑपरेट नहीं होती बच्चों। अच्छा तो जी अब हम ले लेते हैं जो इलेक्ट्रोड अपनी, वो इलेक्ट्रोड हम ले लेते हैं। चलिए थोड़ी सी हम बड़ी ले लेते हैं इलेक्ट्रोड को। ये किसकी इलेक्ट्रोड है, कॉपर की। अच्छा दूसरी इलेक्ट्रोड ले लेते हैं हम, ये ले ली हमने दूसरी इलेक्ट्रोड। अच्छा ये भी किसकी इलेक्ट्रोड ली है, कॉपर की। क्लियर है। अच्छा क्या भर दिया हमने, यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन भरा है वो भरा है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन।
कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन मीन्स क्या प्रेजेंट है, Cu2 पॉजिटिव साथ में SO4 नेगेटिव। इनको हमने जोड़ दिया बैटरी से, ठीक है। जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा उसको बोला हमने कैथोड, जिसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा उसको बोला हमने एनोड। दोनों ही इलेक्ट्रोड कॉपर मेटल की हैं, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, कॉपर की हैं, रिएक्ट करेगा, खुद रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करेगा। अब फिर से इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी ही करवाएंगे, एक्वस कॉपर सल्फेट की, और कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं हम। अच्छा, रिएक्शन में फिर से कॉपर सल्फेट होगा, ये आयंस बनाएगा, वाटर होगा आयनाइज होकर ये आयंस बनाएगा। एनोड पे रिएक्शन सेम रहेगी। तो आप रिएक्शन, इसका रीजन आप लिख देंगे, बोलिए रीजन आप खुद से लिख देंगे, वेरी गुड। अब एनोड के ऊपर देखिए क्या होता है। एनोड के ऊपर दो रिएक्शन पॉसिबल हैं कि एक तो SO4 नेगेटिव या 2SO4 नेगेटिव रिड्यूस होके ऑक्सीडाइज होके बनाएंगे S2O8 2 नेगेटिव साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद दूसरा रिएक्शन क्या है, OH नेगेटिव 4OH नेगेटिव बनाएंगे ऑक्सीजन साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा देखिए, दो रिएक्शन पॉसिबल है, तो आपको पता था, बट अब तीसरा भी है यहाँ पे। देखिए ये है एनोड, यहाँ पे एक तो देखिए, अच्छा वाटर भी है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। एक तो ये इसके पास जाके ऑक्सीडाइज हो जाए, एक ये इसके पास ऑक्सीडाइज हो जाए, और दूसरा भी है, तीसरी पॉसिबिलिटी भी है कि कॉपर के आयन खुद से ऑक्सीडाइज हो जाए। कॉपर के आयन -2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दें और बना दे Cu2 पॉजिटिव, और ये Cu2 पॉजिटिव कहाँ जाता है, ये जाता है कैथोड के पास। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। मीन्स तीसरी पॉसिबिलिटी जो यहाँ पे होती है कि कॉपर जो सॉलिड एटम्स हैं वो कॉपर 2 पॉजिटिव की स्टेट में चले जाएं विद रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 रिएक्शंस आर पॉसिबल, फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन एंड थर्ड रिएक्शन, ठीक है। 3 रिएक्शंस आर पॉसिबल, बट थर्ड रिएक्शन will occur because it has highest value of, because it has a higher value, because it has higher value of E naught, therefore has lesser value of discharge potential, therefore has a lesser value of discharge potential। मीन्स समझिए, एनोड के ऊपर 3 पॉसिबिलिटीज हैं, सल्फेट आयंस इसके अंदर कन्वर्ट हो, OH नेगेटिव आयंस इसके अंदर ऑक्सीडाइज हो, या फिर कॉपर सॉलिड खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। अब कैसे पता लगता है कि कौन सी रिएक्शन होगी, हम कंपेयर करते हैं इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखा, इस रिएक्शन का देखा, इस रिएक्शन का देखा, इन तीनों में जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो इस रिएक्शन का होता है, इस रिएक्शन का। इसलिए ना तो ये रिएक्शन होती है ना ये रिएक्शन होती, ना तो ये बनता है मार्शल्स एसिड, ना फिर ऑक्सीजन बनता है कॉपर आयंस। मीन्स क्या हुआ, एनोड से कॉपर एटम टूट के आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर आते रहते हैं। कैथोड की रिएक्शन में सॉल्यूशन से कॉपर के आयंस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट होते रहते हैं, कॉपर के एटम के अंदर। एनोड के ऊपर प्रोसेस रिवर्स है जो कैथोड के ऊपर हो रहा है। मींस कैथोड से टूट के एटम सॉल्यूशन में, कैथोड पे सॉल्यूशन में से कैथोड पे, एनोड से टूट के सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से कैथोड में। क्लियर है? मींस धीरे धीरे जो कैथोड है उसका वेट तो कम होने लग जाएगा। बोलिए क्या मैं सही बोल रहा हूं? एनोड का जो वेट है, एनोड का वेट कम हो जाएगा और कैथोड का वेट बढ़ जाएगा, है ना। कैथोड का साइज मोटा हो जाएगा। मींस हम क्या कह सकते हैं कि कैथोड की रिएक्शन की वजह से, कैथोड मास, सॉरी ये तो एनोड कैथोड है ना, कैथोड की रिएक्शन से कैथोड मास विल इंक्रीज। सही बात है, कैथोड मास विल इंक्रीज। आपको पता है क्यों? उसके बाद एनोड है, एनोड की वजह से देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देयरफॉर एनोड मास, जो एनोड मास है, एनोड मास विल डिक्रीज।
एनोड मास विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि कॉपर के एटम ऑक्सीडाइज होकर कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। एनोड पे से लगातार कॉपर के एटम टूट के आ रहे हैं, इसलिए एनोड का मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज। एनोड मास विल डिक्रीज। चलिए इसको नोट कीजिए तब तक। वेरी गुड, नोट हो गया है, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आपने नोट कर लिया, वेरी गुड। तो अब हम यहाँ पे 2 पॉइंट और मैं इंपॉर्टेंट निकाल के लिखता हूँ यहाँ पे कि एक तो मास ऑफ कैथोड इंक्रीज्ड will numerically equal to mass of anode decreased। बोलिए, बात समझ आती है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नोट कीजिए इसको कि जितना मास कैथोड का बढ़ेगा उतना ही मास एनोड का घटेगा। मीन्स कह सकते हैं कि एनोड का जितना मास कम होगा कैथोड का उतना ही मास बढ़ जाएगा। तो नो लॉस और गेन ऑफ मास, ठीक है, जितना इसका कम होगा उतना इसका बढ़ जाएगा। क्लियर है? साथ में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स सेम। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स रिमेन्स सेम। क्या इस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि जितने कॉपर के आयंस यहां से कैथोड के ऊपर रिड्यूस हो रहे हैं उतने ही कॉपर के आयंस आ रहे हैं एनोड से, है ना। जितने सॉल्यूशन से जा रहे हैं उतने ही सॉल्यूशन में आ रहे हैं, इसलिए कंसंट्रेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ CO2 पॉजिटिव आयंस ऑन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जितने भी CO2 पॉजिटिव आयंस है उनकी अमाउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड रिमेन्स सेम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए। नोट कीजिए इसको, वेरी गुड, नोट कीजिए, बहुत अच्छे, नोट हो गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो यही कॉन्सेप्ट, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसी कंसेप्ट को यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी कंसेप्ट को यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है, इन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की रिफाइनिंग में इस कंसेप्ट को यूज किया जाता है, ठीक है। दिस कंसेप्ट is used in electrolytic refining of metals। जो मेटल्स की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है उसके अंदर इसी कंसेप्ट का यूज किया जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है आपने 8th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा है, 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा है। हम एनोड को इम्प्योर ले लेते थे, कैथोड को प्योर ले लेते हैं। कैथोड का साइज डिक्रीज, कैथोड का साइज इंक्रीज एंड एनोड का साइज डिक्रीज, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हमने 8th में भी पढ़ा है, हमने 10th में भी पढ़ा है, और हम अपनी जो मेटलर्जी वाली यूनिट है वहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो इसको हम स्किप कर रहे हैं, आगे हम इसको पढ़ाएंगे। बट कंसेप्ट यही है कि इस तरह से कंसेप्ट की कैथोड एनोड का साइज डिक्रीज होता रहता है, कैथोड का साइज इंक्रीज होता रहता है। क्लियर है? तो ये थी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय चेंजिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। कि इलेक्ट्रोड को चेंज करके हमने एक बार इलेक्ट्रोड ली रिएक्टिव, हमने एक बार इलेक्ट्रोड ली इनर्ट के ऊपर प्रोडक्ट डिफरेंट थे, रिएक्टिव के ऊपर प्रोडक्ट डिफरेंट थे। तो मैंने 4 केसेस आपको बताए थे, 4 फैक्टर्स आपको बताए थे कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स किन किन पे डिपेंड करते हैं। पहले हमने देखा फिजिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कि एक्वस है या फिर मोल्टन है, दोनों बार प्रोडक्ट्स अलग थे, आपने देखा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने डाइल्यूट ली, हमने कंसंट्रेटेड ली। उसके बाद हमने पढ़ा नेक्स्ट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, रिएक्टिव और इनर्ट। उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हर में हमने उसको यूज किया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आयंस। क्लियर है? तो ये था इलेक्ट्रोलाइसिस की कंप्लीट स्टडी। इससे ज़्यादा कंटेंट आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आपने ये कंटेंट कर लिया तो आप जो
आपके कंपटीशन एग्जाम है वहाँ से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, और आपके बोर्ड एग्जाम से तो काफ़ी ऊपर है ये कंसेप्ट। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ है। उसके बाद हम बस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस हैं उसका यूजेस क्या होते हैं। तो हम लिख सकते हैं इन एक्सट्रैक्टिंग ऑफ डिफरेंट मेटल्स। बोलिए, लिख सकते हैं कि जो अलग अलग मेटल्स होती हैं उनको उनके मिनरल्स के अंदर से निकालने के लिए यूज की जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं हम, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो बहुत सारे यूजेस हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के। कुछ बेसिक यूज मैंने आपको बताए हैं कि यूजेस आप लिख सकते हैं अगर आपके एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये था इलेक्ट्रोलाइसिस का कंसेप्ट, तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3, बोलिए AgCl2, AgBr2। तो सारे सभी के जो कंसेप्ट है वो यही रहेंगे, है ना। बस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखना है किसका ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा वो रिएक्शन हो जाएगी, कैथोड पे वो मिलेगा, एनोड पे दूसरा मिलेगा। क्लियर है। तो ये सारे कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहते हैं, चाहे किसी का भी एग्जांपल आप ले लो, बस आप उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को आपको चेक करना है। तो इसी के अंदर मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ और वोल्टेज भी बताया कि कई बार दिखता कुछ और है बट रियलिटी कुछ और होती है। तो क्लियर है। तो टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हुए, टॉपिक्स को समझते हुए उसको फील करना भी सीखो। फील होता है प्रैक्टिस से, फील होता है टॉपिक प्रैक्टिस से। जब आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, इन इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन को खुद से लिखोगे, तब आपको उस टॉपिक का फील होगा, है ना। नॉलेज होना अलग है, फील होना अलग है। तो फील जो आता है वो स्टूडेंट्स आता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। किससे आता है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा। आप इन रिएक्शंस को लिख के देखिए, खुद से आप नोटबुक पेन उठाइए और उनको करिए। ठीक है। तो आपसे जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको एक्चुअल में समझ आएंगे टॉपिक्स क्या हैं। ठीक है। सिर्फ नॉलेज नहीं लेना है, आपको टॉपिक के डीप में जाना है। जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट्स बताए हैं। तो इन कंसेप्ट्स को अगर आपने सीख लिया तो आपके एग्जाम्स के अंदर जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्लियर है। तो अभी ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोलाइसिस का जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट होगा, नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहता है क्या, कि इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉज, कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलरोसिस लॉ। तो वो 2 लॉ और पढ़ने के बाद हम इलेक्ट्रोलाइसिस को कंप्लीट करने उसके बाद हम कुछ कमर्शियल बैटरीज को पढ़ेंगे, फिर हम कोरोजन की थ्योरी पढ़ेंगे। बस उसके बाद हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए घर पर रहें, सेफ रहें, वीडियो को वॉच करते रहें, वीडियो को एंजॉय करते रहें, साथ में बेल आइकन सब्सक्राइब करके और साथ में लाइक बटन ज़रूर दबाते रहें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तब तक के लिए घर पर रहें, सेफ रहें।